आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है 7वां समकालीन विश्व में सुरक्षा। देखिए बच्चों, ये पहला पार्ट है इसका चैप्टर का। 2-3 पार्ट में आपको चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं सारे करा रखे हैं, इसके बाद 8वां छोड़कर 9वां कराया हुआ है। मैं आपको सारे चैप्टर करा दूंगा क्योंकि ये पिछले साल सिलेबस से डिलीट हो रखा था, इसलिए हमने नहीं कराया था पिछले साल। ठीक है, तो अब आपको दोबारा करा रहा हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। पूरी पॉलिटिकल साइंस के आपको चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, बिल्कुल पहली बुक के भी दूसरी बुक के भी आप आराम से देख पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये क्लियर बता दूं कि ये जो चैप्टर था ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चैप्टर से, उनको मुश्किल लगता है। तो आप पहले से आपको बता रहा हूँ, वीडियो में जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, समझना। समझ जाओगे तो आसान है, वरना चैप्टर मुश्किल लगता है सबको। और 7th और 8 ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को बेकार लगते थे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि खतरे से आज़ादी। अब देखिए, मान लीजिए आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आप जैसे मान लीजिए आप घर पे, आपको कोई खतरा नहीं है तो आप अपने आप को घर पे क्या करते हो, सुरक्षित महसूस करते हो। आपको स्कूल में कोई खतरा नहीं है तो आप स्कूल में अपने आप को क्या करते हो, सुरक्षित महसूस करते हो। इसी तरीके से खतरे से आज़ादी ही क्या हो जाता है, सुरक्षा का अर्थ हो जाता है। तो आपसे पेपर में अगर 1 मार्क्स में पूछे कि सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो आप सीधा सीधा इतना ही लिख दो, खतरे से आज़ादी। और अब इसको डीप समझते हैं थोड़ा। कुछ स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसे देखिए। देखिए, क्या होता है कि मानव के अस्तित्व को और उसके जीवन को हमेशा खतरा बना रहता है। जब भी भाई हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक खतरा हमारे ऊपर मंडराने लगता है। कहीं रोड में एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई स्नैचिंग ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, बहुत तरह के खतरे हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं। तो इसके बाद आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, क्या हम घर पे सुरक्षित रहते हैं? इसका मतलब नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप घर में 100% सुरक्षित हो तो आप गलत सोच रहे हो। आप घर पे भी सुरक्षित नहीं हो। बाहर तो खतरा मंडराता ही है, लेकिन घर के अंदर भी हम पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होते। हम मान लो घर पे भी कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर पे भी कुछ हो सकता है। मान लो आप घर में हो, भूकंप आ जाए, घर गिर जाए। मान लो किचन में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और गैस लीक हो जाए, आग लग जाए, या फिर मान लो कुकर वगैरह, जो कुकर प्रेशर कुकर वगैरह यूज़ करते हैं वो फूट जाए, फट जाए, उससे खतरा हो सकता है। कई तरह के खतरे होते हैं भाई, घर पे भी मतलब इंसान सुरक्षित नहीं है पूरी तरीके से, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करें भाई फिर? हम बाहर निकलते हैं वहां पे भी खतरा है, घर में रहते हैं वहां पे भी खतरा है। ऐसे तो भाई हमें हर जगह खतरा है। हम मौत जो है वो तो कहीं भी आ सकती है। तो ऐसे में क्या करें? क्या हम छोटी छोटी बातों को, हर बात को लेकर खतरा मानने लग जाए? तो अगर हम हर बात को खतरा मानेंगे तो उससे हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम खतरा किसे माने? यहाँ पे तो बहुत बड़ा सवाल है कि ना तो हम घर में सुरक्षित है, ना हम बाहर सुरक्षित है, हर जगह खतरा है। हर चीज को खतरा मानेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे में क्या बताया गया है कि हम केवल उन खतरों को खतरा मानेंगे जो हमारे जीवन के जो केंद्रीय मूल्य होते हैं, जो उसके लिए खतरा हो, उसी को खतरा मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। देखिए, आप सभी बाइक चलाते होंगे, या आपने बाइक चलाई होगी, या आपने साइकिल चलाई होगी। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं बाइक, गाड़ियाँ, साइकिल वगैरह चलाते हैं। अब ये भी तो एक खतरा है कि मान लो कोई साइकिल से जा रहा है और सड़क पे जा रहा है, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार दे और वो गिर जाए, मर जाए, कि मौत हो सकती है, तो यानी साइकिल खतरा है। अब क्या हम साइकिल को खतरा मान ले? नहीं मान सकते ना, क्योंकि भाई नहीं काम चलेगा। कितने सारे लोग हैं जो पूरे जीवन साइकिल चलाते हैं लेकिन वो कभी भी एक्सीडेंट से नहीं मरते, बाइक चलाते पर एक्सीडेंट से नहीं मरते। तो इसका मतलब हम बाइक, साइकिल, इन इसको खतरा नहीं मानेंगे। समझ गए? हर खतरे को हम खतरा नहीं मानेंगे, ऐसे मुद्दों को ही खतरा मानेंगे जो बहुत गंभीर हो। ठीक है, यानी कि जो व्यापक खतरे हो, जो गंभीर खतरे हो, हम केवल उसको खतरा मानेंगे। छोटी छोटी बातों को खतरा नहीं मानेंगे। मान ले किचन में कोई व्यक्ति है जो चाकू से एक सब्जियां काट रहा है, मान लो गलती से हाथ कट जाए, उसकी उंगली कट जाए, खून निकल जाए, तो वो भी खतरा है उसके लिए। तो समझ रहे हो? तो उसको खतरा माने, तो ऐसा नहीं मान सकते हम। यानी कि हम छोटी छोटी चीजों को खतरा ना मानते हुए कुछ ऐसे बड़े मुद्दों को खतरा मानेंगे जिससे सभी को बहुत भयानक नुकसान होता हो। ठीक है, यानी ऐसे खतरे जिन्हें रोकने के अगर उपाय ना किए जाए तो बहुत भयानक नुकसान हो जाए, केवल इन चीजों को खतरा मानेंगे। तो ये था समझना। और यही चीज समझ में नहीं आती है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, बहुत सारे नहीं समझ पाते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे का चैप्टर। ठीक है, अब देखिए, सुरक्षा की धारणा दे रखा है आपके चैप्टर में। ये जो धारणाएं होती है दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पारंपरिक धारणा,
और एक होती है अपारंपरिक धारणा। हमको पारंपरिक भी डिटेल में पढ़ना है और अपारंपरिक भी डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पेपर में पारंपरिक धारणा से पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपके पेपर में अपारंपरिक से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दोनों आपको समझना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए जो पारंपरिक धारणा है ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अब यहाँ पे फिर से समझिए, सुरक्षा के जो धारणाएं थी उसको हम दो हिस्सों में देख रहे थे। एक तो थी पारंपरिक धारणा, दूसरी अपारंपरिक धारणा। लेकिन पारंपरिक धारणा भी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। एक आंतरिक सुरक्षा, यहाँ देखिए, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। अब आज के इस वीडियो में केवल हम यही पढ़ेंगे, सुरक्षा, ठीक है, और इसके पारंपरिक धारणा को, बाहरी और आंतरिक धारणा को, इतना पढ़ेंगे पार्ट 1 में। ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको समझाया खतरा क्या है। तो खतरे तो हर चीज से है, लेकिन हम सभी चीजों को खतरा नहीं मानेंगे, कुछ मेन चीजों को ही खतरा मानेंगे जिससे जीवन को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया था, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब बात करते हैं बाहरी सुरक्षा। वही देखिए, बाहरी सुरक्षा का मतलब क्या होता है। मान लो कोई देश है, मान लीजिए मैं यहाँ पे भारत का मैप बना देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाऊंगा, बट आप एक बार देखिए यहाँ पे, ये भारत का मैप है। अब भारत के पड़ोस में बहुत सारे देश होंगे, इधर उधर आप देखोगे तो मैप में। अब ये जो देश है, इन देशों से अगर हमें खतरा है तो ये बाहरी सुरक्षा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको बाहरी सुरक्षा के तहत माना जाएंगे। यानी कि देखिए, बाहरी सुरक्षा के तहत सैन्य खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कोई इसमें मतलब जो खतरा होता है का जो स्रोत होता है वो कोई दूसरा देश होता है। मान लो भारत है, भारत के पड़ोस में बहुत सारे देश हैं। एक तरफ पाकिस्तान आपको दिखता है, एक तरफ आपको चीन दिखता है, ठीक है, और भी बहुत सारे देश दिखेंगे आपको। तो हमें बहुत सारे देशों से खतरा है। अगर कोई बाहरी देश हम पे अपने सेना से हमला कर दे, तो ये जो खतरा होगा ये सैन्य खतरा माना जाएगा। और ऐसे खतरे को हम इसमें बाहरी सुरक्षा के तहत बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ठीक है। तो बाहरी सुरक्षा आपके दिमाग में आए तो सीधा बाहर से समझना, यानी देश के बाहर से जो खतरा है, देश के बाहर से किसी से भी खतरा है तो वो बाहरी खतरे में हम उसको समझेंगे। सैन्य हमले में क्या होता है, सिर्फ सेना नहीं मरती, सैनिक नहीं मरते, बल्कि आम नागरिक भी मारे जाते हैं। सैन्य हमले से किसी देश पर हमले द्वारा वहां की सरकार का हौसला तोड़ा जाता है, यानी उस देश को पराजित करके उसकी सरकार का हौसला तोड़ा जाए। बाहरी सुरक्षा से हमें खतरा पड़ोसी मुल्क से भी हो सकता है, ठीक है। हमें पता होता है भाई हमारे पड़ोस में कौन सा देश है, हमें पता होता है हमारे पड़ोस में कौन सा देश ताकतवर है। हमारे पड़ोस में श्रीलंका भी है, हमारे पड़ोस में चीन भी है, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश भी है, ठीक है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान भी है। अब ऐसे में हमें क्लियर पता है कि चीन जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है हमारे पड़ोस वाले देशों में। तो हमें ज्यादा खतरा किससे है, चीन से है। तो हमें बाहरी सुरक्षा के तहत पता रहता है पहले से कि हमें किस देश से खतरा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये बाहरी सुरक्षा आपके लिए बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बाहरी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए। मान लो आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे भारत देश को भविष्य में चीन से खतरा है, तो हमें उससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, यानी बाहरी सुरक्षा के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, बाहरी सुरक्षा अगर हमें करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जो सेना है, सेना को बढ़ाना है, उसकी शक्ति को मजबूत करना है, यानी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है। सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए हमें बड़ी सेना चाहिए, हमें आधुनिक हथियार चाहिए, हमें अपनी सेना को ट्रेनिंग देनी है, हमें अपने सेना को लेटेस्ट हथियार की मतलब पूरी तैयारी करवानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे सेना को मजबूत बनाने के लिए, तो इससे हम बच सकते हैं। दूसरा तरीका है युद्ध के लिए तैयारी रखना। अब क्या होता है, मान लो आप पहले से ही पूरी तैयारी रखते हो युद्ध के लिए, कल को कोई आप पे हमला कर दे तो आप तुरंत उसको जवाब दे सकते हो। मान लो आपको कोई दूर दूर तक आप कोई तैयारी करके नहीं बैठे हो, अचानक से किसी पड़ोसी देश ने हमला कर दिया तो आपको दिक्कत आएगी। तो इससे एक पॉइंट ये बन जाएगा कि युद्ध के लिए पहले से तैयार रहो। तीसरा है शक्ति संतुलन, और चौथा है गठबंधन की नीति। तीसरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये थोड़ा सा अलग है और इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये गठबंधन की नीति क्या होती है इसको समझिए। गठबंधन की नीति का मतलब है आप बहुत सारे देशों से दोस्ती कर लो, जैसे आप 2 4 10 12 देशों से दोस्ती कर लो और उन सब के साथ एक गठबंधन बना लो। और कल को क्या होगा, मान लो आप पे कोई हमला करता है तो आप इन अपने दोस्त देशों से, मित्र देशों से अगर आप मदद मांगोगे तो वो तुरंत आपको मदद कर देंगे। तो आप एक तरीका ये भी है कि आप गठबंधन बना के रखो। अब बचा है शक्ति संतुलन, क्या होता है इसे समझिए। देखिए क्या होता है कि हम हमारे पड़ोस में बहुत सारे देश होते हैं, ठीक है। आप भारत का मैप देखोगे तो पड़ोस में बहुत सारे देश दिखेंगे। उसमें से कुछ देश ताकतवर होंगे, तो कुछ देश ऐसे हैं जो कमजोर होंगे। ऐसे में हमें एक अंदाजा लग जाएगा कि हमें भविष्य में खतरा किस देश से, हमें किस देश से खतरा होगा, जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जैसे एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल देता हूँ। भारत के पड़ोस में देश हैं पाकिस्तान, ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे देश हमारे पड़ोसी देश हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा देश
ताकतवर कौन है, हमें सीधा पता लगता है चीन। तो हमें क्या पता है कि हमें किससे खतरा हो सकता है भविष्य में, चीन से हो सकता है। तो हमें पहले से इसका अंदाजा लगाना है कि हमें किस देश से ज्यादा खतरा है, और हमें क्या करना है, अपनी सेना को, यानी मान लीजिए चीन है हमसे ताकतवर है, चीन इतना ताकतवर है और भारत इतना है, तो हमें क्या करना है, हमें शक्ति संतुलन बनाना है, यानी हमें अपनी सेना बढ़ा के उसके जितना उसके बराबर पहुंचना होगा। यानी कि जितनी सैन्य क्षमता चाइना की है उतनी ही सैन्य क्षमता हमको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब हम उसके बराबर में आ जाएंगे सैन्य क्षमता के मामले में, तो इसे कहते हैं शक्ति संतुलन, यानी कि शक्ति का, पावर का एक बैलेंस बन जाना। ठीक है, अब मान लो मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूँ एक और। मान लीजिए एक छोटा देश है नेपाल, और भारत तो बहुत बड़ा देश है। नेपाल और भारत को अगर हम शक्ति की तुलना करें तो नेपाल की ताकत जो है वो भारत के मुकाबले बहुत कम है। अगर नेपाल भारत से शक्ति संतुलन करना चाहे तो क्या करेगा, उसको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि वो भारत के मुकाबले का हो सके। तो जब वो हमारे मुकाबले का हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, शक्ति संतुलन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, केवल आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या क्या होता है इसमें समझ जाओ। ये तो थे बाहरी। ठीक है, अब आंतरिक सुरक्षा की बात कर लें। आंतरिक सुरक्षा का मतलब है, जैसे यहाँ पे मैं मैप बना देता हूँ, देश के अंदर से खतरा। यहाँ पे बाहर के किसी देश से खतरा नहीं है, बल्कि देश के अंदर। देश के अंदर भी बहुत खतरे होते हैं। आप सोचोगे कैसे खतरे होते हैं देश के अंदर, तो देखिए, मान लो देश में कोई हिंसा हो जाए। ठीक है, मान लो कोई सांप्रदायिक हिंसा हो जाए धर्मों को लेकर, अलगाववाद हो जाए, नक्सलवाद वाली घटनाएं, जातीय हिंसा हो जाए, राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, देश के अंदर ही गृह युद्ध हो जाए, धर्म को लेकर लोग लड़ रहे हो, जाति को लेकर लोग लड़ रहे हो, कोई विवाद हो जाए, कोई दंगे हो जाए, तो इस तरीके की चीजें जो होती है वो देश को कमजोर करती है, किसी भी देश को कमजोर करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आंतरिक खतरा। मैं आपको बता दूं कि बाहरी खतरों से ज्यादा आंतरिक खतरे नुकसानदायक होते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसे, बाहरी खतरे क्यों नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि उसमें तो कोई दूसरे देश का सेना से हमला कर सकता है। तो आपको मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत 1947 में आजाद हुआ और आज 2021 चल रहा है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2021 चल रहा है। इतने समय में भारत ने बाहरी देशों से कितने युद्ध लड़े हैं? पाकिस्तान से लड़े हैं 4 युद्ध। ठीक है, पाकिस्तान से। चीन से लड़े हैं 1 युद्ध। यानी पिछले इतने वर्षों में 1947 से लेकर 2021 तक, इतने वर्षों में केवल हमने 5 युद्ध लड़े हैं बाहर से। उसमें जो भी हमें नुकसान हुआ है वो हुआ होगा। लेकिन अगर हम आंतरिक दंगों की और आंतरिक युद्ध की बात करें तो हमने ना जाने कितने जानें गंवाई हैं। नक्सलवाद से ना जाने कितने लोग मारे जाते हैं। जातीय हिंसा से ना जाने भारत में 1947 के बाद से कितने लोग मारे गए होंगे। राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा की घटना, सांप्रदायिक दंगों में हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं या अन्य अन्य धर्मों के लोग लड़ रहे हैं, उसमें कितने लोग मरे होंगे आप ये सोचिए। तो अलगाववाद में कितने लोग मरे होंगे आप ये सोचिए। तो समझिए कि आंतरिक खतरे जो होते हैं वो बाहरी खतरों से ज्यादा हमको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट 1 था वो खत्म हो जाता है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझाई है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। मैं आपको वहाँ पे नोट्स के लिंक भी दे दूंगा। नोट्स के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर के। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, और आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे हमने देखिए क्या क्या पढ़ा है, मैं आपको छोटा छोटा हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने 2-3 टॉपिक देखे हैं। खतरा क्या है, खतरे सॉरी सुरक्षा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, खतरे से आजादी। अब खतरा क्या होता है, खतरे किस किस प्रकार के होते हैं, कौन से खतरे ज्यादा खतरनाक है, किसे हम खतरा माने, ये टॉपिक पढ़ा है। सुरक्षा की धारणा हमने पढ़े, 2 तरह की होती है, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा में हमें खतरा किसी देश से बाहर से होता है। आंतरिक सुरक्षा में हमें खतरा किसी देश मतलब अपने देश के अंदर से होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत।